Okay, students, welcome to this class of BES 122. This is Contemporary India and Education. We will be dealing with Block 1, Unit 3. Unit 3 में हमारा जो सबसे important topic है, that is education and the constitution. That is relationship between education. सर आप इसको चाहे 3.3 पर ही ले आए आगे. जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 1950 में, और किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उस वक्त थी. तो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको क्या देता है, वो सारे फंडामेंटल राइट्स देता है जिसकी जिस कंट्री में जरूरत होती है. हमारी कंट्री में आपको पता है कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग तरह के लोग, कितने अलग अलग रिलीजन्स के लोग, माइनॉरिटीज, और क्योंकि इतने सालों से जो सप्रेस्ड लोग थे उन सबको ऊपर उठाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो थी एजुकेशन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई, बड़े सारे ऐसे राइट्स दिए जिसके अंतर्गत लोगों को वो सारे राइट्स दिए जा सकें जिससे कि इनको एजुकेशन अच्छी मिल सके. अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो सर आप देखेंगे आगे, इसको करे ले जाओ इन नोट्स को, तो डॉक्टर अम्बेडकर का आपको एक कोट इसमें मिलेगा जिसमें कि ये हाँ जी, ये सामने बिल्कुल यही जी. देखो उन्होंने क्या कहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पर, इसको समझने की बात है. कमिंग एज आई डू फ्रॉम द लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ द हिंदू सोसाइटी, I knew what is the value of education. The problem of raising the lower order is deemed to be economic. This is a great mistake. उन्होंने कहा कि हम अक्सर ये समझते हैं कि जो बहुत लोग नीचे रह गए हैं सोसाइटी के स्तर में, उनको ऊपर उठाने का तरीका यही है कि उनको हम खाने का दे दें, उनको हम पहनने के लिए दे दें, या उनकी कोई माइक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर मदद कर दें तो शायद वो ऊपर उठ पाएंगे. पर उन्होंने कहा ऐसा हमारा सोचना बिल्कुल ही गलत है. जैसे आप सोसाइटी में नॉर्मली भी देखो, किसी फैमिली के लिए भी देखो, किसी इंडिविजुअल के लिए भी देखो, अगर आपको लगता है कि आप उसकी मदद कोई चीज देकर कर सकते हैं तो आप उसको जो कोई चीज, पैसा, कपड़ा दे रहे हैं वो एक बार देंगे, 2 बार देंगे, 10 बार देंगे. पर अगर आप उस इंसान को एजुकेशन दिला देते हैं तो उसका फायदा उसको क्या होगा कि वो जिंदगी भर अपने लिए वो सच सारी चीजें खुद से खुद मुहैया करा सकता है. ये डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कोट में कहा कि the problem of raising the lower order in India is not to feed them, to clothe them, and to make them serve the higher order. The problem is to remove from them that inferiority complex which has stunted their growth. उन्होंने कहा कि उनमें से उस कॉम्प्लेक्स को निकालना, उनमें ये पावर ला कर देना कि हम खुद कुछ कर सकते हैं, उनमें ये उनको सारे बेसिक राइट्स देना. तो उन्होंने क्या कहा, टू क्रिएट इन देम द कॉन्शियसनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर लाइव्स फॉर देम एंड फॉर द कंट्री. उनको इस बात का एहसास दिलाना कि आपकी जिंदगियां कितनी अहम है, आपके अपने लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी, ऑफ विच दे हैव बीन क्रूअली रॉब्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. नथिंग कैन अचीव दिस एक्सेप्ट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. उन्होंने कहा कि ये जो पावर हम कहते हैं कि लोअर स्ट्रेटा को आ सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आ सकती है और कोई तरीका नहीं है. दिस इन माई ओपिनियन इज द पैनेकिया ऑफ ऑल सोशल ट्रबल्स. उन्होंने कहा कि अगर हमारी सोसाइटी के जो लोअर ऑर्डर है उनको अगर एजुकेशन दी जा सके तो सिर्फ यही एक तरीका है उन सबको ऊपर उठाने का. ये थोड़ा सा आप इसमें से आगे ले आए. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, हर तरह की एजुकेशन प्रोवाइड. बस हाँ जी सर, बस यहीं रुक जाए. क्या प्रोवाइड करते हैं, ये डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल्स क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बनाए गए. हम सबने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ा हुआ है. प्रीएम्बल क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे आगे. प्रीएम्बल क्या होता है, जिस तरह से हर किसी किताब का प्रीफेस होता है, उसी तरह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो क्या है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, जो हमें ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीजों की गारंटी देता है. इक्वालिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी. इसका मतलब क्या है कि सब में इक्वालिटी हो, सबको एजुकेशन मिले, किसी में कोई भेदभाव ना किया जा सके. इक्वालिटी तो हो ही हो, पर देखो दो इसमें शब्द समझने वाले होते हैं. एक वर्ड हम यूज करते हैं इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी. इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सबको बिल्कुल एक जैसा देना, ठीक है, पर जिसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है इक्वालिटी से उसको उतना फायदा नहीं होता. इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जरूरत के हिसाब से देना. जो बहुत कम है, जो जैसे बहुत, जैसे हमारे पास हमारे इस देश में जैसे हम कहते हैं एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, उनके लिए रिजर्वेशन क्यों दी जाती हैं, ताकि उनको, उसको हम इक्विटी कहते हैं, ताकि उनके हिसाब से जो लोग बहुत पीछे रह गए सोसाइटी में किसी ना किसी रीजन से, उनको हम इक्विटी देकर जो है वो आगे ला सकते हैं. तो इन सब राइट्स, एजुकेशन में कौन कौन से राइट्स हमें दिए गए हैं, ये आप सबसे पहले देखें कि आर्टिकल 14 जो हमारा है वो क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के कानून के सामने देश का हर नागरिक बराबर है, मतलब सबको इक्वालिटी है। अगर एक कानून किसी इंडिविजुअल ए के लिए है तो वही कानून इंडिविजुअल बी के लिए भी है। इसका मतलब क्या है कि राइट ऑफ इक्वालिटी सबको दिया जाता है, जिससे किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल 14 है। अगला आर्टिकल हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो आप सोचोगे कि ये तो हम नॉर्मल उसकी बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, तो एजुकेशन कैसे आई? एजुकेशन में सबसे पहले हमें इक्वालिटी ही चाहिए। अगर इक्वालिटी नहीं है तो सबको इक्वल एजुकेशन कैसे मिलेगा? जैसे आप किसी सरकारी स्कूल में या कहीं भी एजुकेशन के लिए आप जाते हैं तो आपको मना नहीं करा जाता ना एजुकेशन को। डिफरेंट बात है कि उनका जो है क्राइटेरिया एडमिशन का अलग हो, नंबरों के हिसाब से क्राइटेरिया हो सकता है, पर जो भी वहां पर रूल्स रेगुलेशंस है वो सबके लिए बराबर है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 14 हमें एजुकेशन में किस तरह मदद करता है कि वो राइट टू इक्वालिटी देता है सबके लिए। दूसरा आर्टिकल हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 15। ये आर्टिकल क्या करता है? दिस आर्टिकल गारंटीज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या है कि इस आर्टिकल 15 की मदद से किसी पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। किन किन बेसिस पर? रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वो कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी कास्ट का है। सेक्स का मतलब ये नहीं कि लड़के को एडमिशन दी जाएगी लड़की को नहीं दी जाएगी, या लड़की को दी जाएगी लड़के को नहीं दी जाएगी। मतलब आर्टिकल 15 के आधार पर किसी के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। किसके मामले में? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। मतलब कि हर तरह से हर किसी इंसान को, अगर वो इंडियन है तो जो एक इंडियन लॉ या कानून एक इंसान के लिए है वही दूसरी चीज के लिए। तो ये 14 और 15 जो है आपने याद रखने आर्टिकल्स, दोनों इक्वालिटी को लेकर हैं। और 15 के आगे जो है क्लॉजेस दे दिए जाते हैं। जब एक ही लॉ के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन के साथ दिया जाता है तो उसी आर्टिकल के अंदर क्लॉजेस डाल दिए जाते हैं। तो इसी आर्टिकल का क्लॉज आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है? It enabled the government to make special provisions for the advancement of backward classes, including the scheduled caste and scheduled tribes. आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी स्पेशल तरह के अरेंजमेंट्स कर सकती है। किसके लिए? एससीज के लिए और एसटीज के लिए। क्यों स्पेशल करने हैं? क्योंकि आप जानते हो कि जब तक हमारे पिछले पुराने, अगर हम उसमें चले जाएं, क्योंकि हमारा कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग था, तो जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते थे वो बहुत सालों तक सप्रेस होकर रहे हैं सोसाइटी में। उनको दूसरों के बराबर लाने का यही तरीका था कि इनके लिए कोई खास किस्म के इंतजाम किए जाए ताकि वो दूसरे लोगों के बराबर खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एससी और एसटीज के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजंस जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो इसके बाद अगला आ जाता है हमारा आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। पहले तो हमने बात करी थी पढ़ाई की, आर्टिकल 15 और 14 तो इक्वालिटी कहता है हर जगह पर, और 15 का 4 कहता है कि एससी एसटीज के लिए स्पेशल रिजर्वेशंस करी जा सकती हैं। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? 16 का क्लॉज 1 कहता है कि हर सिटीजन को किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट देने के लिए इक्वल माना जाएगा। कि एनी ऑफिस अंडर स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं वहां पर कोई नौकरी निकलती है, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट है, वहां पर हर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको इक्वल तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मतलब उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगला आ जाता है आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 क्या है? इट एंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट कैन मेक रिजर्वेशंस इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजंस। ये आप दोनों चीजें समझ रहे हैं। 15 और 15(4) में जो फर्क है वो 16(1) और 16(4) में फर्क है। ये इन दोनों में क्या फर्क है? इक्वालिटी का और इक्विटी का। जैसे अब आप एक बड़ी इक्वालिटी और इक्विटी को समझने की बात क्या है, आप कहते हो कि हम भी इक्वल चीजें देंगे, ठीक है। अब मैं सपोज चाह रही हूँ कि एक इंसान बहुत लंबा है और एक बड़ा छोटा है, ठीक है, वो किसी चीज को देखना चाह रहे हैं, मैं कहती हूँ जी मैंने तो इनको इक्वालिटी के हिसाब से देना है, मैंने उन दोनों को 2-2 फुट ऊंचा स्टूल दे दिया है कि उसके ऊपर खड़े होकर तुम देख सकते हो, ठीक है। तो जो तो पहले से ही बड़ा लंबा इंसान है उसको तो 2 फुट के स्टूल का कोई उतना फायदा नहीं मिलेगा, पर अगर मैं जो इंसान का कद में थोड़ा कम, अगर मैं इसको 2 फुट की बजाय 3 फुट का दे दूं तो वो दूसरे के बराबर का हो जाएगा। इसको कहते हैं इक्विटी देना। तो ये जो रिजर्वेशन की बात करी जा रही है, जो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में उन्होंने कहा कि एससीज एसटीज के लिए रिजर्वेशन करी जाए एडमिशन या एजुकेशन के लिए, और इस तरह से आर्टिकल 16 के 4 में जो कहा कि गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन कर सकती है किसी बैकवर्ड क्लास के लिए, तो
उसको क्या क्या है, दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि जो जिनके पास इक्वालिटी उनको पहले नहीं मिली है, उसको दूसरों के बराबर लाने का यही तरीका है कि उनको हम कोई खास रिजर्वेशन देके या दूसरों से थोड़ा सा अलग किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके उनको दूसरों के बराबर ला सकते हैं। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एजुकेशन के लिए है। देखिए आप कि अगर सर बीच बीच में आप इनके चाहे वो ऑन कर दीजिएगा माइक्स, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो बता भी सकते हैं। जैसे बस इधर ठीक है। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हाँ जी रहने दें सर। आर्टिकल 45, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 47 में, आप सबको पता है 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो सबसे पहला राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया वो था आर्टिकल 45 के अंतर्गत, वो था कि जो हमारी स्टेट है वो सब 14 साल तक के सारे बच्चों को फ्री और कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन देगी। जैसे अभी हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि जो सबसे लोग नीचे हैं उनको ऊपर लाने का यही तरीका कि उनको एजुकेशन दी जा सके। तो इसके लिए जो आर्टिकल 45 ने कहा कि उसकी स्टेटमेंट आपकी इसमें नहीं दी गई, आप इसको समझ लें। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आर्टिकल 45 में ये कहा गया था कि हमारे देश के सारे बच्चे जो 0 से लेके 14 साल तक के हैं उन सबको एजुकेशन दी जाए, ताकि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, 14 साल का बच्चा 8वीं क्लास पास करता है, 8वीं क्लास तक मतलब कि फ्री एजुकेशन सबको दी जा सके, ताकि वो कम से कम एक बेसिक एजुकेशन सबके पास हो, फ्री एंड कंपल्सरी। उसके आगे जो है वो, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज में अब सेकेंडरी तक भी फ्री है, पर चलिए। तो 45 में इन्होंने क्या कहा था कि हम 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना के हम 10 सालों के अंदर अंदर 1960 तक हम ये फुलफिल कर लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया है ना। अभी तक हमने देखा कि बहुत सालों बाद तक भी ये एजुकेशन हम नहीं दे पाए। इन्होंने फिर एक दोबारा जो था, ये आपके सामने आर्टिकल 21A के अंतर्गत लिखा गया है कि 86th अमेंडमेंट आई 2002 में, जब ये चीजें समझी गई कि हम इतने सालों बाद भी जो हम चाह रहे थे एजुकेशन को देना वो हम नहीं दे पाए, तो इन्होंने 2002 में अमेंडमेंट लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंतर्गत 3 चीजों में सुधार किए गए। उसमें सबसे पहली चीज क्या थी, आर्टिकल 45 का स्टेटमेंट बदल दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया गया, ECCE, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वो क्या है, इन्होंने आर्टिकल 45 के अंतर्गत, मैंने जैसे पहले कहा कि जो पुराना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें हमने क्या कहा था कि 45 के अंतर्गत सारे के सारे बच्चे जो 14 साल तक के हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ महीने का बच्चा है, जो 2 साल का बच्चा है, जो 6 साल का बच्चा है और 14 साल का, सारों के सारों के लिए एक ही लॉ था, ठीक है। पर अब आप ये समझा जाए तो जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट है एक 14 साल या 10 साल के बच्चे से लेकर। तो इसके इन्होंने जो 86th अमेंडमेंट करी उसके अंतर्गत क्या किया कि आर्टिकल 45 को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो आर्टिकल 45 था उसको कर दिया ECCE, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसका स्टेटमेंट इन्होंने क्या कर दिया कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। मतलब क्या कर दिया कि जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको आर्टिकल 45 के अंतर्गत क्या चाहिए, उनको एजुकेशन बाद में, उनको क्या चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर। उसमें क्या आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर में, जैसे इम्यूनाइजेशन आ गया, उनके जो मील्स प्रोवाइड करते हैं उनके लिए डे केयर हो गया। तो इन्होंने उसको 45 को कर दिया 0 से 6 साल तक के लिए, और दूसरा जो 6 से 14 साल तक के लिए क्या कर दिया, आर्टिकल 21A। 21A क्या करता है, ये करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जैसे आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। 21A को क्या लिखा है, इट ग्रांट्स राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात जो करी गई वो करेगी आर्टिकल 21A के अंतर्गत। अब 21, आप ये सोचने की बात इसमें क्या है कि इसको आर्टिकल 21A ही क्यों कहा गया, कोई और आर्टिकल का नंबर क्यों नहीं दिया गया। वो इसलिए क्योंकि जो आर्टिकल 21 है दैट इज राइट टू लाइफ। अगर आपको इसमें नहीं दिया, आप वैसे देखिएगा कहीं पर भी, तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है, खाली जिंदा रहना। अगर इंसान के पास डिग्निटी के साथ जीने के लिए बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ लाइफ नहीं है,
उसके पास खाने के, पहनने के, रहने के तरीके नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो राइट टू लाइफ तो फिर मीनिंगलेस हो गया ना। वो सिर्फ जिंदा है पर बिना किसी रिसोर्सेज से जिंदा है, तो दैट इज टोटली मीनिंगलेस। राइट टू लाइफ का मतलब होना चाहिए राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी इंसान को कब मिलती है? जब उसको एजुकेशन मिलती है। इसीलिए आर्टिकल 21A को क्या बनाया गया? इसी क्योंकि 21 राइट टू लाइफ है, इसलिए 21A को बनाया गया कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन, जिसको हमने आर्टिकल 21A का नाम दिया इन्होंने। ये कब बना? आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के साथ 2002 में बनाया गया। मैंने कहा कि 2002 में जब ये अमेंडमेंट की, इसमें इन्होंने 3 चीजें बदली। क्या था? पहले आर्टिकल 45 का स्टेटमेंट बदल के क्या कर दिया? ECCE। दूसरा 21A का नाम पे कर दिया राइट टू एजुकेशन। और तीसरी चीज क्या करी है, जिसको कहते हैं क्लॉज के हैज बीन एडेड टू, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप नोट कर लें, क्लॉज के हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको 10वीं क्लास में पढ़ी हुई सिविक्स याद हो तो आपको याद होगा, जहां पर आपने बेसिक राइट्स पढ़े, फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ते ही हैं, साथ के साथ हम बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ते हैं, और जिसमें हमारी पहले 10 बेसिक ड्यूटीज थी। उसमें इस अमेंडमेंट के साथ 11वीं ड्यूटी ऐड की गई, क्योंकि वो ए से जे तक है ना अल्फाबेट्स, 10 अल्फाबेट्स हैं, तो जो 11वीं ड्यूटी के ऐड करी उसी को क्लॉज के का नाम दिया गया। इसका मतलब क्या था? क्लॉज के क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर वो पेरेंट या गार्डियन को के माना है कि उसकी अपनी बेसिक ड्यूटी बनती है अपने बच्चे को स्कूल भेजना। अब आज में हम क्या देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है? खाना दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है। आपने देखा होगा कि अगर पता हो, गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियों के खातों में पैसे डाले जाते हैं स्कॉलरशिप के, फीस के, किताबें हैं, मिड डे मील दिया जाता है। अगर सारी की सारी चीजें स्कूल में बच्चे को मिल रही हैं और फिर भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंच रहा, तो उसमें किसका कसूर है? पेरेंट का, कि वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा। इसका मतलब ये कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उसमें पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 3 चीज इन्होंने 86 अमेंडमेंट के साथ डाली। पहली, आर्टिकल 45 का नाम कर दिया ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 21A कर दिया राइट टू एजुकेशन, और क्लॉज के डाल दिया फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वीं ड्यूटी डाल दी कि हर पेरेंट या गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चे को स्कूल भेजना। तो उसके बाद अब अगला आर्टिकल आप देखें, आर्टिकल 24 क्या है? ये आर्टिकल 20, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े कैसे हुए हैं? जिसको हम चाइल्ड लेबर लॉ कहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि 14 साल से छोटे बच्चे से कोई काम नहीं कराया जाएगा। जैसे आर्टिकल 24 में लिखा गया है दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed in work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment। मतलब कि किसी भी मुश्किल काम में, जो हजार्डस मतलब जैसे पटाखे बनाते हैं, बच्चों की उंगलियां कट जाती हैं, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में काम करना जहां पर उनको अच्छी रिसोर्सेज या अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी जाती। अब ये समझने वाली क्या बात है कि जब तक हमारे देश में चाइल्ड लेबर लॉ इनेक्ट नहीं होता, तब तक हमारा जो राइट आर्टिकल 21 है वो भी इनेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसिक राइट टू एजुकेशन। जुड़े हुए दोनों चीजें। क्यों? अगर एक बच्चा काम पर जा रहा है तो वो पढ़ाई के लिए कैसे आ रहा है? बड़ी ऑब्वियस बात है। अगर इसके लिए इन्होंने बहुत और भी बड़े सिस्टम्स, हमारी अब गवर्नमेंट, अब आगे जाके स्कीम्स पढ़ेंगे आगे, इसमें इसी चैप्टर में आगे आएंगी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने कौन सी स्कीम्स चलाई एजुकेशन के लिए, जो 86 की पॉलिसी के बाद भी आई, कि अगर बच्चे फॉर्मल सिस्टम में किसी भी रीजन से स्कूल नहीं पहुंच सकते तो उसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मीन्स जो है वो बनाया जाए। जैसे आपने शायद सुना होगा उत्तर प्रदेश वगैरह में, जहां पर शुगर केन फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं और जिनके पेरेंट्स हमेशा बहुत सालों तक वहीं पर काम करते हैं, तो उनके बच्चे जो वहां नहीं जा सकते, उनकी फैक्ट्रियां शहर से दूर होती हैं, तो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? तो उनके लिए इन्होंने क्या किया कि फैक्ट्रियों में, ऐसी ऐसी जगहों पर एजुकेशन देने वाले लोग उन फैक्ट्रियों तक पहुंच गए, जिसको शक्करशाला का नाम दिया, जिन्होंने शुगर केन फैक्ट्रीज के बाहर जो था, जहां पर इनके बच्चे होते थे, उनको वहां जाकर एजुकेशन दी। आफ्टरनून एजुकेशन चलाई, ऑल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम चलाए, स्कूल ऑन द मूव चलाए गए। ये सारी की सारी चीजें क्या है कि अगर बच्चे फॉर्मल सिस्टम में नहीं आ सकते तो उनको किसी ना किसी नॉन फॉर्मल ऑल्टरनेटिव तरीके से एजुकेशन दी जाए। पर ये बात आपने समझ ली होगी कि आर्टिकल 24 और 21 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, कि अगर चाइल्ड लेबर लॉ, अब देखिए आप कहोगे, आप कहते हो बच्चे को हम लेबर नहीं करने देंगे, ठीक है, पर अगर एक वो बच्चा अपने घर के लिए अकेला सोर्स ऑफ इनकम है और उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, तो सिर्फ वही बच्चा जो है प्रोवाइड कर सकता है। वो क्या आप उसको कहते हो कि तू लेबर ना कर, तो फिर आप उसको खाना दे। खाना मीन उसके बेसिक रिसोर्सेज दें। वो कौन दे? हमारे सिस्टम में, कंट्री में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी कह सकें। जैसे कि अगर किसी घर में कोई भी अगर अर्निंग मेंबर नहीं है, तो क्या उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है
कि उसको जो है अगर वो पढ़ाई कर रहा है या कोई और काम कर रहा है तो कुछ सालों तक गवर्नमेंट उसका सारा खर्चा उठा ले। पर हमारे हो सकता है आने वाले सालों में ऐसा कोई सिस्टम बन जाए, बट अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए ये तीनों चीजें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है, अगर वो चाइल्ड लेबर कर रहा है तो वो सॉरी देखिए फिर चार्जिंग ठीक हो रही है। अगर वो चाइल्ड लेबर कर रहा है तो एजुकेशन के लिए नहीं जा रहा। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम आ जाते हैं अगले आर्टिकल पर, जो आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? दिस इज रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा जैसे हमने पढ़ा कि प्रियम्बल में क्या है कि हमारे जो है अभी हमने पढ़ा था प्रियम्बल क्या कहती है, हम डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर हैं। सेकुलर देश कौन से होते हैं? जहां पर जो सरकारें हैं वो किसी एक रिलीजन को प्रोपेगेट नहीं करती हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करती। सेकुलर देश में क्या होता है कि हर रिलीजन को हक है, हर इंसान को हक है कि वो जैसा भी रिलीजन अडॉप्ट करना चाहे, बदलना चाहे, चलाना चाहे, या कोई रिलीजन ना भी अडॉप्ट करे तो ये उसकी हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है कि उसको कौन सा रिलीजन रखना है। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? आपने देखा होगा कि हमारे पास दो तीन डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं। एक सरकारी होते हैं, गैर सरकारी होते हैं और टोटली प्राइवेट भी होते हैं। अब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको स्टेट चलाती है, वहां पर आपने देखा होगा, अगर आप उन इंस्टीट्यूशनों में से पढ़े भी हो, कि वहां पर किसी एक रिलीजन को प्रोपेगेट या उसके बारे में कुछ नहीं किया जाता। जैसे कि कोई भी सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज है तो वहां पर सिर्फ नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग या ऐसा कोई जो दिन मनाने हैं सिर्फ वही मनाए जाएंगे जो नेशनल डेज हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के दिन मनाने शुरू कर दिए जाएं, उनकी प्रेयर्स करी जाएं, या ऐसे कोई वहां पर मूर्तियां या ऐसा कुछ लगाया जाए, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर देश है। तो ये आर्टिकल 28 के तीन क्लॉजेज हैं। आर्टिकल इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया। आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में किसी रिलीजियस किसी धर्म की बात नहीं की जाएगी। आर्टिकल 28 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि ये चीज कहां पर अप्लाई नहीं होती? अगर वो इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइवेट है और उनकी मैनेजमेंट ऐसा चाहती, जैसे आपने देखा होगा डीएवीज होते हैं, आपकी ये गवर्नमेंट सरकारी एसजीपीसी के रन चीजें होती हैं, उन सब में क्या है कि वो अगर वो ऐसी कोई चीज धार्मिक चलानी चाहें तो वो चला सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा डीएवीज में आरती और हवन वगैरह होते हैं। जो ये सिखों के इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, खालसा इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी वो अपने धर्म की बात करते हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले भी अपनी बात करते हैं। पर वो सारे कौन से हैं? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और मैनेजमेंट ऐसा चाहती है। यहाँ तक भी बात सही है। इसके बाद तीसरा क्लॉज आता है आर्टिकल 28 में, वो एक क्या कहता है कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर तो सकते हैं, पर वो अपने वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते उस उन चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब वो वहां पर आपने देखा होगा जो इन इंस्टीट्यूशनों में पढ़े हैं, कोई डीएवी है, देव समाज है, कोई सनातन का है, कोई खालसा का है, तो वहां पर ऐसे पाठों के और इन सब चीजों के कार्यक्रम चलते हैं। और वो किसी बच्चे को मजबूर नहीं करते कि आपने इसको फॉलो करना है या आपने इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है। तो ये हमारा आर्टिकल 28 किस चीज को सपोर्ट करता है कि एजुकेशन में रिलीजन को जो है नहीं लाया जाएगा। मतलब उनके टोटली गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और प्राइवेट में अगर दिया भी जाएगा तो अगर मैनेजमेंट की मर्जी से, तो वहां पर वो किसी को फोर्स नहीं करेंगे उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया आर्टिकल 28। अगले कि हम आ जाते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है? इट्स द स्टेट शिल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। जैसे पहले भी, हाँ जी यहाँ रुकिए, जैसे पहले भी बात की जा चुकी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे भी हमने अम्बेडकर जी के रेफरेंस से बात करी थी कि इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे देश में लोग, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो किसी ना किसी रीजन से नीचे दबे हुए रह गए हैं, सप्रेस रह गए हैं, उनको ऊपर लाने का तरीका क्या है कि उनके इंटरेस्ट के लिए इकोनॉमिक और एजुकेशन, दो इंटरेस्ट बोले, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एजुकेशनल इंटरेस्ट का मतलब कि उनको एडमिशंस में उनकी मदद की जाए। आपने देखा ही है कि प्रोफेशनल कॉलेजों में बहुत सारी जगह पर जो एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इन सब के लिए रिजर्वेशंस रखी जाती हैं ताकि वो लोग बाकी लोगों के बराबर आ सके। इसी तरह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उनको क्या किया जाता है? नौकरियों में उनकी मदद की जाती है।
नौकरियों में भी आपने देखा है बहुत जगह पर आप जब पोस्टें निकलती देखते हो सरकारी, आई एम सॉरी, तो वहां पर बहुत जगह पर रिजर्वेशंस लिखी होती हैं। वो क्यों लिखी होती हैं? ताकि नो इस आर्टिकल 46 के अंतर्गत स्टेट को ऐसे पावर्स दी गई हैं कि अगर वो जो भी चाहे, जो वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल हैं, जैसे एससीज हैं, एसटीज हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो है कोई ना कोई ऐसे लॉज बना सकते हैं, रिजर्वेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया आर्टिकल 46। अगले भी दो आर्टिकल्स, हाँ जी आगे आ जाए सर, अगले भी दो आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे, जो है आर्टिकल 29 और 30, और ये खास जो एजुकेशन के बारे में समझने वाले हैं, मिलते जुलते हैं, आप इसको ध्यान से देखें। ये किसके बारे में है कि जो माइनॉरिटीज हैं, अब आप समझने वाली बात यह है कि माइनॉरिटीज होती क्या है। आपने ये माइनॉरिटीज का टर्म सुना होगा, बहुत अक्सर हम यूज करते हैं। माइनॉरिटी किसी भी देश की क्या होती है, जो कम नंबर में है। कम नंबर दो चीजों के आधार पर हो सकता है, या तो वो धर्म के आधार पर हो सकता है, या वो लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है। जैसे दो माइनॉरिटीज को कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी एंड रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी। और वो नेशनल लेवल की माइनॉरिटी और स्टेट लेवल की माइनॉरिटी अलग होती है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे देश इंडिया में अगर सारी कंट्री के अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें, तो आप क्या कहोगे, रिलीजन की बेसिस पर देखेंगे तो आप क्या कहोगे कि इसमें हिंदूज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हिंदू जो है वो मेजोरिटी होगी और बाकी के सारे धर्म क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गए। तो उसमें आप क्या कहोगे, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, जैनी हैं, और जितने भी धर्म है उन सबको क्या कहेंगे, वो माइनॉरिटी है। और जब भी सरकार जो ये जो आर्टिकल्स हम आपके सामने देख रहे हो, जो आर्टिकल जब भी कोई प्रोविजन बनाती है गवर्नमेंट, तो वो नेशनल लेवल की माइनॉरिटी की बेसिस पर बनाए जाते हैं। क्योंकि अब हम कहते हैं कि जी सिख जो है या मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो सिख्स जो है पंजाब में तो माइनॉरिटी नहीं है, या मुस्लिम एक पर्टिकुलर अदर किसी और स्टेट में तो माइनॉरिटी नहीं है ना। पर जो माइनॉरिटीज के लिए ये प्रोविजंस बनाए जाते हैं, वो किसको किसको मद्देनजर बनाए जाते हैं, जो नेशनल लेवल की माइनॉरिटीज हैं। तो ये माइनॉरिटीज के लिए सबसे बड़ा जो इनसिक्योरिटी होती है वो क्या होती है कि जी सबको इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम माइनॉरिटी है तो उनको इनसिक्योरिटी होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, कि हमारा जो धर्म है या हमारी जो रिवायतें हैं, हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, हमारा लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, ये हमारा आगे तक पास ऑन नहीं होगा, हम धीरे धीरे कम होते जाएंगे लोग और ये हमारा लुप्त हो जाएगा। तो क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो क्योंकि सब धर्मों के लोग यहाँ रहते थे और सब कितनी डाइवर्सिटी थी, तो इन्होंने इस इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए, ताकि सब लोग मिलजुल कर रह सकें और माइनॉरिटीज के मन में ऐसी ये चीज इनसिक्योरिटी ना आए, तो उन्होंने ये दो प्रोविजंस बनाए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जिसके अंतर्गत क्या कहा कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी है, चाहे वो रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी है, वो क्या कर सकती है, वो कैसा भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है और चला सकती है। आपने देखा होगा ना, जैसे मैं भी वैसे ने कहा था, ये हमारे देव समाज हैं, खालसाज हैं, सनातन हैं, मिशनरीज हैं, इन सबको के सब क्या करते हैं, किसी किसी के अपने एजुकेशनल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। मतलब गवर्नमेंट इनको क्या राइट देती है कि आप कैसा भी इंस्टीट्यूशन अपने आप बनाएं और चलाएं, और उसके ऊपर गवर्नमेंट इनको एड भी देती है। एड भी आप समझते होंगे, सबको पता है कि जो अब तो आगे आने वाले टाइमों में अब एडेड इंस्टीट्यूशन बनने कम हो गए हैं, अब सेल्फ फाइनेंस ज्यादा बनते हैं। पर जो पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे और सरकारी कुछ इंस्टीट्यूशन चलते थे, उसके बाद एक ऐसा इन्होंने लॉ बनाया था कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो अच्छा काम कर रहे थे एजुकेशन के फील्ड में, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, उनको 95% ग्रांट देती है, जिससे कि वो जो है 95% काम जो वो सरकार की तरफ से उनको मिल जाते हैं, बाकी वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो चलाते हैं। तो 29 और 30 में आप देखो इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी ऐसे माइनॉरिटीज जो अपने इंस्टीट्यूशन बनाएं और चलाएं, पर इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीजों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। पहली चीज आपने देखा होगा कि अगर खालसा, देव समाज, सनातन ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, पर अगर उसमें एडमिशन लेने के लिए कोई मर्जी चला जाए, वो आप जाएं या मैं जाऊं, या हम किसी भी रिलीजन में कोई आप उसको बिलोंग करते हैं, वो एडमिशन के लिए आपको मना नहीं करते। आपने देखा होगा 29 का सेकंड पॉइंट देखिए, बड़ा क्लियरली लिखा है कि नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो सरकारी है, चाहे वो एड ले रहा है, वो किसी भी माइनॉरिटी वो बना के कहता है चलाएं जरूर, पर आप किसी को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते इस बेसिस के ऊपर कि आप इस रिलीजन या रेस कास्ट को बिलोंग। आपने देखा होगा कोई भी है वो खालसा में जाके पढ़ सकता है, कोई भी सनातन धर्म के कॉलेज स्कूल में पढ़ सकता है, कोई भी मिशनरीज में पढ़ सकता है, ये बात है। और तीसरी बात इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या कही कि कोई भी माइनॉरिटी जब ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाती या चलाती है, तो गवर्नमेंट भी एड देने में उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट जो है वो देव समाज को 95% ग्रांट दे रहा है, तो वो सनातन को भी उतना दे रहा है, वो किसी और खालसा को भी उतना ही दे रहा है, वो एड में भी कोई
डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये थे आपके आर्टिकल 29 एंड 30। आगे चलें सर प्लीज। नेक्स्ट। हाँ जी, इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो है आर्टिकल 350। ये भी बड़े समझने के लिए है। बस हाँ जी, यहाँ रुके। अब आर्टिकल 350 जो है ये हमारा हमारा लैंग्वेज का मुद्दा हमारे देश में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही बात है, जैसे आपको पता है कि एक हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, और दूसरी लैंग्वेज हमारी सबकी, क्योंकि इतनी डाइवर्स, इतनी हमारी स्टेट्स हैं, और उन स्टेट्स में भी आगे भी लैंग्वेजेस की बड़ी जो है डाइवर्सिटी, फिर सब किसी की अपना स्क्रिप्ट अलग होती है, उनकी आप जिसको कहते हो फर्दर लैंग्वेजेस में बड़ी वेराइटीज होती है एक स्टेट के अंदर भी। तो ये बड़ा मुद्दा बड़े सालों से चल रहा आ रहा है कि जो एजुकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। जैसे आप हम सब समझते हैं कि जो मदर टंग है उसमें बच्चा एजुकेशन लेनी उसके लिए बड़ी आसान होती है। मदर टंग कौन सी लैंग्वेज? हमारी रीजनल भाषा में, हम पंजाब में रहने वाले पंजाबी हमारी मातृभाषा, हरियाणा वाले की हरियाणवी है, हिमाचल वाले की अपनी रीजनल लैंग्वेज है। तो कोई भी जिस स्टेट में जहां रहता है उसकी रीजनल लैंग्वेज में जो उसकी मदर टंग है उसमें उसको समझना बड़ा आसान होता है। पर देखने में क्या आता था कि मदर टंग में कुछ जो है लेवल के बाद एजुकेशन नहीं दी जाती, पर गवर्नमेंट ने ऐसी प्रोविजंस बनाई हैं। दो तीन ये आपके सामने जो दिखाई दे रही है आर्टिकल 350 की, जो तीनों ये प्रोविजंस आप देख रहे हो, 350 है, 350A है और 350B है। ये सारी की सारी लैंग्वेज के आधार पर हैं। पहली में वो कहते हैं कि एक तो लैंग्वेज के ऊपर अगर सबको अपनी कोई भी लैंग्वेज को यूज करने का एजुकेशन में उसको आधार, अब तो आपको सुना होगा शायद आपने, इवन आप पहले नहीं था कि आईएएस वगैरह के एग्जाम भी आप हिंदी मीडियम में दे सकते हो, अपने रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हो, और इवन इंटरव्यूज वगैरह तक में भी आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे देश में हमारी जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज है और मदर टंग को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जो तीनों है, ये 350A में आप देख रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस प्राइमरी स्टेज तक दी जाएं, और इसके लिए जो भी फैसिलिटीज को देना जरूरी हो वैसी फैसिलिटीज जो है स्टेट्स प्रोवाइड कराएं। 350B में क्या कहा गया है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन सी होती है? जो लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी है। हाँ जी, बस एक मिनट रुके यहाँ पर सर, थोड़ा पीछे पीछे पीछे, हाँ जी वापस थोड़ा सा ऊपर चले सर। हाँ जी, बस 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 यहाँ रुके। तो 350B में क्या है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन सी होती हैं? जो लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी है ना। लैंग्वेज के आधार पर जैसे हिंदी बोलने वाले ज्यादा अगर हमारे देश में मैक्सिमम लोग हैं तो हिंदी हमारी मेजोरिटी होगी ना, बाकी जो लैंग्वेजेस है वो माइनॉरिटी होगी। तो ये क्या प्रोविजन देती है हमारी सरकार कि जो भी लोग जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, ताकि कहीं पर भी अगर कोई ऐसा मैटर सामने आता है जहां पर उनके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले सिटीजन के जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में नहीं रखा जाता, तो ये जो स्पेशल ऑफिसर है कि उसके लिए प्रेसिडेंट को अप्रोच कर सकता है, उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको कर सकता है। तो ये तो आपके मेजर मेजर आर्टिकल्स थे जो जिसके आधार पर एजुकेशन में मदद की जाती है सिटीजन्स की, कि उनको कैसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। मैं एक बार फिर आपको समराइज कर देती हूँ। इसमें अगर आपको एक पूरा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर आ जाता है, क्या कहा जाता है उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एजुकेशन के लिए कौन कौन से प्रोविजंस बनाता है। उसमें सिर्फ ये नहीं कहते कि उसकी स्टेट करो, आपको उसको कहा जाएगा कि क्रिटिकली एनालाइज करो, मतलब कि आप उसमें देखो कि उसमें प्रोविजन का पहले आप स्टेटमेंट लिखो कि वो प्रोविजन क्या है, फिर आप बताओ कि वो कहाँ, जैसे हमने 45 कहा कि इन्होंने जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो बना दिया, फिर आप उसको कहो कि वो 1960 तक पूरा होना था और वो नहीं कर पाए इसलिए उसमें सुधार नहीं हो पाया, ये क्योंकि आज तक भी हमें जो है बहुत कोशिशें की जा चुकी हैं पर फिर भी जो है इनको सबको एजुकेशन नहीं दी गई, इसलिए 86th अमेंडमेंट सामने आई। मतलब उसके साथ साथ जो क्रिटिकल एनालिसिस जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीजें आपने उसमें लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये प्रोविजंस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर इसमें दो एक और बात बड़ी समझने वाली है जो हम इसके आगे आ रही है कि इसमें दो तीन चीजें कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। एक तो पहले राइट्स देता है, फिर हमें ड्यूटीज देता है। राइट्स में हमने ये प्रोविजंस की बात करी, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या चीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? आपने सिविक्स में जरूर पढ़े होंगे, 10वीं में ये सारा सिलेबस होता है सिविक्स का, कि एक तो होती हैं जो राइट्स दे देता है, ड्यूटीज दे देता है, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना के सरकारों को दिए हैं कि जब भी सरकारें कोई ऐसा लॉ या प्रोविजन बनाए तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। क्या किन चीजों को ध्यान में रखें? ये आगे आपका आए हैं। आर्टिकल 45 हमने पहले भी करा, आर्टिकल 41 है सर, आप इसको प्लीज थोड़ा आगे ले जाएं। It directs the state to make effective provision for securing the right to work and right to education for all, हाँ जी बस, within the limits of its economic capacities and development। जैसे आपने सुना होगा मनरेगा वगैरह कुछ स्कीम्स आपने सुनी हुई है ना,
महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, और इस तरह से काफी कुछ स्कीम्स सरकार ने अब चलाई भी हैं, जिसका मतलब क्या है कि जिन लोगों के पास काम नहीं है तो सरकारें क्या करें, इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि सरकारें ऐसी प्रोविजंस बनाएं जिसके अंतर्गत हर सिटीजन को कम से कम साल में कुछ दिन ऐसे हों जब उसको काम जरूर मिल जाए, ताकि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो पाए। राइट टू एजुकेशन की बात अभी हद तक हमने पहले भी करी थी, आर्टिकल 45 वो दोबारा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। 45 के अंतर्गत सबको एजुकेशन मिले, सबको काम मिले, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, इसको आप करें थोड़ा सा आगे। ये मेरे ख्याल से हमारा कंप्लीट हो गया आर्टिकल 3। सर आप अगर आप 1 मिनट के लिए इनके माइक्स ऑन कर दें तो अगला शुरू करने से पहले मैं इनसे जरा पूछ लूं कि इनको ये चीजें क्लियर हैं, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोई लर्नर अपना आंसर दे सकता है। आई होप ये जितना अभी तक हमने प्रोविजंस करे हैं वो क्लियर है सबको। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। यस मैम, प्लीज आगे करें। ठीक है जी, क्लियर है सबको अभी तक ये प्रोविजंस जो हमने किए? ठीक है सर, आप अगले उस पर आ जाएं। ये आप यूनिट 4, सर इसको 3.4 छोड़ के ना आप यूनिट 4 पर आ जाएं। 3 बंद करके सर आप यूनिट 4 ही खोल लें सीधा। नेक्स्ट उसमें खुलेगा सर यूनिट 4। तो जब तक सर खोलते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जो अगला टॉपिक हमने करना है इसमें नेक्स्ट क्या है। यूनिट 3 में अभी तक हमने देखा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंट होने के बाद, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एजुकेशन में कौन कौन सी प्रोविजंस देता है। अब दूसरी बात समझने की एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका ये ब्लॉक है सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट का। सर इसमें अब आप ब्लॉक 4 पर, हाँ जी यूनिट 4 में चले जाएं। अब समझने की बात क्या है कि एजुकेशन जो है वो सोसाइटीज जैसे, हाँ जी यही है, सोसाइटीज के साथ साथ एजुकेशन कैसे बदलती है। अब इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझने की जरूरत है। वो क्या है कि जैसे आप एशियन टाइम्स अगर आप इंडिया देखो, हमेशा से क्या होता रहा है, हाँ जी इसको आपसे थोड़ा आगे ले जाएं। हाँ जी चाहिए, थोड़ा रुक जाए आगे जाके। मैं इनको इस सब चीज का थोड़ा 15-20 मिनट में ओवरव्यू दे देती हूँ इस टॉपिक के अंदर क्या है। देखिए अब ये अगले एस्पेक्ट हमारा क्या आता है कि सोसाइटी जो है वो टाइम से टाइम पर बदलती रहती है। आप लोगों ने भी देखा है, सुना है, हिस्ट्री पढ़ी है। अगर आप हम बाकी दुनिया को छोड़ दें, अगर हम खाली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में एशियंट टाइम्स में आप एजुकेशन को कैसे समझते थे। गुरुकुल वैदिक एजुकेशन क्या थी, वेदों में कोई स्कूल के सिस्टम्स नहीं होते थे, गुरुकुलों में भी एजुकेशन बड़े थोड़े लोगों को मिलती थी जो वहां पर जाकर रहते थे, अफोर्ड कर सकते थे। आपने महाभारत रामायण वाले ये आपने एपिक्स वगैरह देखे, उनमें देखा कि ये राजाओं महाराजाओं के बच्चे गुरुकुलों में, हर सारी दुनिया तो गुरुकुल में जाकर एजुकेशन नहीं ले पाती थी ना, बड़े थोड़े लोगों को एजुकेशन मिलती थी। ये इन्होंने जो आपका सामने टॉपिक आप देख रहे हो एजुकेशन एज ए सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी का मतलब यही है समझने वाला कि सोसाइटी जैसी हमारी होती है वैसी ही हमारे एजुकेशन क्या है, सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो सोसाइटी के आधार पर ही हमारी एजुकेशन वैसी ही बनती है। जैसे जैसे सोसाइटीज बदलती जाती हैं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स बदलती जाती हैं, एस्पिरेशंस बदलती जाती हैं, वैसे वैसे एजुकेशन में बदलाव आते जाते हैं। एशियन टाइमों में हमारी वैदिक एजुकेशन थी, ब्राह्मणिक एजुकेशन थी, है ना, इसके आप गुरुकुलों में रहना, उसके आपको सिस्टम्स पता है, वहीं पर रहना, उनका कहना मानना, कुछ सालों तक वहां पर हर तरह का एजुकेशन करिकुलम वहां पर कैसा था, ये आपकी बड़ी डिटेल्स में दिया, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको सारा दूंगी, बाकी आप इसमें से पढ़ सकते हैं कि उसमें करिकुलम कैसे थे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, प्रैक्टिकली बहुत पढ़ाया जाता था। वैदिक एजुकेशन में आपने देखा ना, वो जैसे एक आपने को एग्जाम्पल्स याद होंगी शायद थोड़ी सी, कि वो मैं नाम तो बोल गई, शायद अर्जुन को ही बोला था इनके गुरु ने कि आप एक पक्षी ले जाएं और उसको ले जाकर मारें जहां पर आपको कोई नहीं देख रहा हो। तो है ना, ऐसी चीजें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बड़ी दी जाती थी। इवन मेडिकल की एजुकेशन, हर तरह की एजुकेशन गुरुकुलों में दी जाती है। उसके बाद आपका मिडीवियल पीरियड आ गया। मिडीवियल पीरियड कौन सा था, जहां पर ये मुस्लिम्स आ गए थे रूलर्स हमारे देश में, है ना।
नो डाउट अगर हम हिस्ट्री के आधार पर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशन और ये सब भी बहुत होती रही है ना, टाइम टू टाइम लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स बड़ी आई, रूलर्स आते रहे, उन्होंने अपने फायदे के लिए काम किए, पर इसके बावजूद भी जो जो डिफरेंट रूलर्स यहाँ पर आए उन्होंने कुछ तो जैसे कहते हैं ना, हर चीज का फायदा नुकसान होता है, नो डाउट नुकसान भी हमारे देश ने बहुत उठाए हैं, पर उसके साथ साथ जब जब डिफरेंट रूलर्स आते रहे तो उनका एजुकेशन पर एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता गया। जैसे जब मुस्लिम पीरियड में जब एजुकेशन के भी बहुत अच्छा करिकुलम होता था, खास करके इसमें क्या था कि अगर आपको याद हो, आजकल भी देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, आपने आजकल देखा है कि मुस्लिम कारीगर बड़े अच्छे होते हैं जो पढ़ाई करने वाले, आपने बड़ी जगह पर देखा होगा, कारपेट इंडस्ट्री जितनी भी आपकी जम्मू में है, जहां जहां पर है, मुस्लिम आपको बड़े अच्छे कारीगर मिलते हैं। इसका रीजन क्या है कि एक ये जो मुस्लिम एजुकेशन है, इसमें वोकेशनल एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा कंस्ट्रक्टिव स्थान दिया जाता है। यही बात उस टाइम पर भी थी जब मिडीवल पीरियड में जब मुस्लिम्स हमें रूल कर रहे थे, उस टाइम पर एजुकेशन के करिकुलम में दो चीजें इंपॉर्टेंट बड़ी ज्यादा क्या थी। एक थी वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब कि वोकेशन कोई ना कोई सीखना बड़ा जरूरी रहता था। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट क्या थी, इनकी कैलीग्राफी, लिखना, लिखाई पर बड़ा जोर दिया जाता था। अभी तक जब वैदिक और बहुत साल पहले तक तो आपको पता ना, लिखने पर इतना जोर नहीं था क्योंकि बहुत रिटर्न चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ओरली एजुकेशन ज्यादा दी जाती थी। पर मुस्लिम पीरियड से क्या शुरू हो गया था, रिटर्न पार्ट बड़ा आ गया, लिखाई बड़ी की जाती, तख्तियां वगैरह लिखते थे, कलमों से लिखते थे, स्याही से लिखते थे और बड़ी सुंदर तरीके से लिखाई करी जाती थी। तो ये एक भी एक बड़ा मिडीवल एजुकेशन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन एजुकेशन में कि वोकेशंस बड़ी आई, मतलब कि जहां पर लोगों ने कारीगरी का काम सीखना शुरू किया और साथ ही साथ बाकी सब चीजें, इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी थी, इनमें मदरसा मकतबास भी चलते थे जिसमें एजुकेशन रिलीजियस भी दी जाती थी, पर साथ के साथ लिखने पर भी बड़ा जोर दिया जाता था। इसके बाद मुस्लिम्स के बाद आपको पता है कौन आ गया इंडिया में आए थे हमारे ब्रिटिशर्स, है ना, कॉलोनियल रूल आ गया। कॉलोनियल रूल जिसको हम कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने आके अपनी कॉलोनी, यहाँ पे आगे सर आप आगे चलते जाएं, वैसे मैं इनको ओवरव्यू दे रही हूँ पूरे टॉपिक का। तो कॉलोनियल रूल जब आया तो आपको पता है कि जो ये ब्रिटिशर्स जब भारत आए थे तो इन्होंने कैसे आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत आई थी या अपने फायदे के लिए ना, प्रॉफिटिंग के लिए, प्रॉफिट इन्होंने क्या करना था कि अपने इसमें यहाँ पर जो भी ट्रेड का काम करना था, हमारे देश में से फायदा लेना था। पर आपको पता है कि उस टाइम पर जब लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे तो कोई एयर वो तो थे नहीं, एरोप्लेन वगैरह, सी वॉयज, सी के रास्ते से आते थे भारत, है ना। तो इन्होंने जब रास्ता लिया आने का तो इनको रास्ता किस शर्त पर मिला था, इन्होंने ये अपनी पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया था जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कहते हैं। उस एक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा था ब्रिटिशर्स ने कि हम जब भारत में अपना जो ट्रेड करेंगे उसमें से हमें जो भी फायदा होगा उसमें कम से कम 1 लाख रुपया जो है वो हम इंडियंस और जो यहाँ पर रहने वाले, तब ये जो अरेबिक लोग हैं, मुस्लिम थे, ये सारे थे, इन सब की प्रोग्रेस के ऊपर हम इसको खर्च करेंगे। तो अब वो एक इन प्रोग्रेस का मतलब इनके एजुकेशन के ऊपर हम खर्च करेंगे। तो आज आप देखो, आज भी 1 लाख रुपए की कीमत, और हम बात करें 1800 की, है ना, कि कह लो 2 सदियां पुरानी बात कर रहे हैं, 200 साल पहले की। तो उस टाइम पर 2000 साल पहले की वहां पर जो है 1 लाख रुपए की कीमत क्या रही होगी, है ना। तो 1 लाख रुपया बहुत बड़ा था अगर वो एजुकेशन पर खर्च किया जाता उस टाइम पर। इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो मैकॉले का नाम आपने सुना होगा, ब्रिटिशर्स के टाइम पर अगर फॉर्मल सिस्टम एजुकेशन हमारी कंट्री में शुरू हुआ तो वो मैकॉले के से शुरू हुआ। मैकॉले जो थे वो बड़े इनके माने हुए ब्रिटिशर्स के बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बड़ी किताबें लिखी हुई थी, बहुत इनकी कंट्रीब्यूशन थी एजुकेशन में। तो इनको जो वहां पर वक्त गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ने इनको अपॉइंट किया किस बात के लिए कि ये रिकमेंडेशंस बनाकर दें कि जो 1 लाख रुपया खर्च किया जाना है भारतीय एजुकेशन के ऊपर, उसको कैसे खर्च किया जाना है। आप थोड़ा इसमें अगर आगे जाकर देखेंगे, थोड़ा आगे चलें सर, तो उसमें आपने उन्हें दिखाया कि एजुकेशन 2-3 तरीके की उस वक्त पर थी। कौन सी एजुकेशन थी, जैसे एक तो वहां पर उस वक्त वो लोग थे जो हमारे इंडियन एजुकेशन देना चाहते थे। कौन से लोग, जैसे हम जो थे जिसको हम क्लासिक या एशियंट एजुकेशन कहते हैं, जो हमारे कहते थे कि जो हिंदी हमारी एजुकेशन चल रही थी वैसी एजुकेशन चलती रहती। दूसरी एजुकेशन कौन सी थी, ऑक्सीडेंटलिस्ट कहते थे जिनको, जो लोग ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आधार पर एजुकेशन देना चाहते थे कि उनको जैसी एजुकेशन की जरूरत थी। अब देखो मकसद उनका क्या था,
अब वो रूल करने के लिए तो वहां से आ गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, पर उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी कि वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों को तो वहां से नहीं ला सकते थे। उनको कैसे लोग चाहिए थे कि जो उनको थोड़ी सी एजुकेशन दी जाए, ताकि वो लोग जो थे हमारे इंडियंस ऐसी थोड़ी सी एजुकेशन लेके उनकी अंडर क्लर्क्स की तरह काम कर सकते। तो ये मैकॉले की जो रिकमेंडेशंस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों थी कि वो इसलिए थी क्योंकि इनसे सरकार ने 2-3 तरह के वो मांगे, सुझाव मांगे थे। क्या सुझाव मांगा था? एक सुझाव तो इनसे मांगा गया था कि आपने जो एजुकेशन हमने यहाँ पर देनी है वो कैसी एजुकेशन दी जाए, क्या हम इनको जो भारतीय एजुकेशन चल रही है क्या वो एजुकेशन हम इनको दें, या जो एजुकेशन सर मुझे लगता है, सॉरी ये ना यूनिट 5 में था, कोई बात नहीं, मैं इनको ऐसे अगर आप खोल सके तो 5 यूनिट खोल दें, तब तक मैं इनको वैसे ओवरव्यू में बता देती हूँ, उनके 5 में दिया गया शायद। हाँ जी, तो मैकॉले ने जो सर वो नेक्स्ट ब्लॉक में होगा मेरे ख्याल, जो यूनिट 5 है ब्लॉक 2 में होगा। तो मैकॉले से इन्होंने रिकमेंडेशंस क्या मांगी थी, वो 2-3 एस्पेक्ट्स थे। एक एस्पेक्ट उन्होंने पहले ये पूछा था कि जो इनको एजुकेशन दी जानी है, जो पैसा, हाँ जी यही है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसके अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ कि एजुकेशन पहले एंशियंट आ गया, इसमें बुद्धिस्ट आ गया, मिडीवियल आ गया, फिर वो कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में, जैसे हमारा सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में क्या है कि जो ब्रिटिशर से, ये मिडीवियल मैंने आपको बता दिया सारा, उसके बाद ये ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी आ गई कॉलोनियल रूल के अंतर्गत जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ जी सर, इधर आप कहीं रुक जाएं। ये सारी पॉलिसीज क्या थी, इसमें क्या था कि इन्होंने कहा कि 2 तरह की एजुकेशन दी जा सकती है, या तो हम वो एजुकेशन दें जो इंडियंस की अपने लैंग्वेजेस में हो, अपने कल्चर की, अपने जो इनकी चल रही थी बेसिक एजुकेशन वैसी हो, या हम अपनी इंग्लिश एजुकेशन दें जिसमें हम इंग्लिश ऑथर्स पढ़ाएं, साइंस एजुकेशन, वो सारी चीजें हों। दूसरा मुद्दा इनका ये था कि हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो या इनकी रीजनल लैंग्वेजेस हो। तीसरी चीज क्या थी इनकी कि देखो 2 तरीके होते हैं पैसा खर्च करने के, आप लोगों ने अपने घरों में भी हम देखते हैं, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम थोड़े लोगों को अच्छी एजुकेशन दे दें, या हम ज्यादा लोगों को मतलब थोड़ी कम क्वालिटी एजुकेशन दे दें। तो ये पूछना चाहते थे कि मैकॉले इन्होंने इस बात पर भी रिकमेंडेशन मांगी थी कि जो एजुकेशन दी जानी है वो क्या सारे लोगों को एजुकेशन हम इंडियंस को दें जैसी भी दे पाए, या हम थोड़े लोगों को अच्छी एजुकेशन दें। तो इसके ऊपर मैकॉले ने अपनी जो रिकमेंडेशंस पेश करी, उनको मैकॉलेज मिनट्स ऑफ 1835 के नाम से जानते हैं। और मैकॉले ने क्या कहा, उसके बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि मैकॉले की जितनी भी रिकमेंडेशंस थी वो सारी एंटायर इंडिया थी, है ना, क्योंकि उस वक्त पर आपको पता है कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, है ना, तो ये चाहते थे कि हम कभी उठ ना पाए, हम इंडिपेंडेंट ना हो पाए और हमें कभी जागृति ना आए। तो ऐसा तो वो कभी चाहते ही नहीं थे ना कि एजुकेशन सब लोगों को मिले, तो वो यही चाहते थे कि थोड़े लोगों को एजुकेशन मिले। तो मैकॉले ने जितनी भी रिकमेंडेशंस दी उसने यही कहा, क्या कहा कि थोड़े लोगों को एजुकेशन दी जाए, जिसको उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसका मतलब क्या था कि थोड़े लोगों को एजुकेशन दो जो से वो फिल्टर होके अपने आप बाकी लोगों तक पहुंचे और उनका खास करके पर्पस हो, क्योंकि यही था कि थोड़े लोगों को भी अगर इंग्लिश एजुकेशन आ जाएगी उसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि हमारे अंडर काम करने के लिए हमें क्लर्क्स मिल जाएंगे, दूसरा ये कि जो इनकी सोसाइटी में कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनमें आपस में डिवाइड बढ़ जाएगा। जब इनमें आपस में डिवाइड बढ़ जाएगा तो उनके ऊपर रूल करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इससे इनके सारे पर्पस सॉल्व होते थे जो मैकॉले ने इनको रिकमेंडेशन दिया, उस पर काम भी बहुत हुआ। और मतलब क्या हुआ कि सारी एजुकेशन इंग्लिश में देनी शुरू हो गई, इंग्लिश साइंस एजुकेशन दी जाती थी, इंग्लिश की ऑथर्स वगैरह पढ़ाए जाते थे। पर उसमें पर्पस क्या था, वो सब लोगों को ऐसी एजुकेशन नहीं मिली। आपने अपने जो फोर फादर्स घरों में सबको बताते हैं कि उस टाइम पर क्या था, जो हमने सुनी भी हुई है बातें, कि थोड़े लोग एजुकेटेड थे ना, ज्यादा लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी। क्योंकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है कि जो आज हम बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट एजुकेशन हमारे पास फ्री कंपलसरी है, उस टाइम पर जो सरकारी एजुकेशन, जो हम इंग्लिश एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो फ्री एजुकेशन नहीं थी, पेड एजुकेशन थी। तो ऑब्वियसली है कि जो लोग सिर्फ पैसे दे सकते थे वही एजुकेट होते थे, तो उनमें आपस में डिवाइड बढ़ रहा था। तो ये भी उनके लिए बड़ी फायदे की बात थी। ये तो हमें अपने सामने मैकॉले पढ़ रहे हैं ना मैकॉले ने जो दिया, लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर था। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का रेफरेंस भी आपके सामने इस पेज पर 10 पेज पर है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया कि जो मैकॉले ने दी। चलिए, ये बात होगी कि मैकॉले ने ये रिकमेंडेशंस दी और इस पर काम भी होना शुरू हो गया। उसके बाद
बहुत सारे प्री इंडिपेंडेंट हम कब हुए, 47 में। अब हम बात करें 1835 की बात करी, इस सारे पीरियड के दौरान ये, हाँ जी, यहाँ पर सारे एजुकेशन अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल क्या था, इस सारे पीरियड के दौरान सभी विद्यार्थी अभी थोड़ी देर के लिए इंतजार करेंगे। इंटरनेट की समस्या के कारण मैम आउट हो गए हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे। भाई और खर्च करने बड़े कमरों बने। हेलो हेलो जी मैम, जी मैम आवाज आ रही है मैम, बोलिए। हाँ जी सर, ठीक है, मैं वापस। तो हम बात कर रहे थे कि 1835 में मैकॉले ने जो रिकमेंडेशंस दी उसके ऊपर काम हुआ, इंग्लिश एजुकेशन होनी शुरू हो गई, डिवाइड बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद जो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कमीशन बना वो था वुड्स डिस्पैच, जो मिस्टर चार्ल्स वुड को इन्होंने बनाया। देखो अभी समझने की बात इसमें क्या है कि बहुत सारे कमेटियां कमीशन की बात हम यहाँ पर करेंगे जिन्होंने बड़े अच्छे जो थी रिकमेंडेशंस भी दी, कुछ पर काम हुआ भी, कुछ पर नहीं भी हुआ। इसमें दो रीजंस बेसिकली इनके थे। एक तो ये था कि कुछ हद तक एजुकेशन देना चाहते भी थे इंडिया में, क्योंकि इनको भी पढ़े लिखे लोग काम करने के लिए जरूरी थे। दूसरी बात यह है, जैसे हमेशा से ही होता है, जो सरकारें हैं वो कुछ कमेटियां कमीशन दुनिया को दिखाने के लिए भी बनाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो है काम हो रहा है, जबकि काम कई बार नहीं भी हो रहा होता। तो इसके बाद क्या था कि मैकॉले के बाद चार्ल्स वुड का एक कमीशन आया, जिसमें चार्ल्स वुड ने बड़े अच्छे ने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी, जिसके अंतर्गत वुड की 3 रिकमेंडेशंस आज तक हमारे कंट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, और वुड की जो वुड डिस्पैच को कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मिस्टर वुड ने किया वो था, इन्होंने पहली 3 यूनिवर्सिटियां खोली। कहाँ पर? कैलकाटा, बॉम्बे और मेड्रास में। मतलब रिकमेंडेशन दी कि यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, और वो 1835 में रिकमेंडेशन आई, और सॉरी 1853 में आई, और 57 में ये यूनिवर्सिटियां बन भी चुकी थी। पहली जो 3 यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री की मतलब फॉर्मल कॉन्टेम्प्रेरी टाइम की बनी, पुरानी वालों को छोड़ दे, नालंदा वगैरह को, जो कॉन्टेम्प्रेरी में बनी वो 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मेड्रास में बनी, जो मिस्टर वुड की रिकमेंडेशन के ऊपर बनी। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वुड ने क्या दिया, वो इन्होंने दिया कि डिपार्टमेंट डीपीआई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस खोले जाने चाहिए, है ना। डीपीआई ऑफिस आप आज भी सुनते हो, आज तक भी चलते हैं कि एजुकेशन को जो हैंडल करते हैं, जो चलाते हैं स्टेट्स में, वो डीपीआई चलाते हैं। तो डीपीआई को भी इन्होंने वो वुड के टाइम पर बने। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही मिस्टर वुड ने, वो इन्होंने एक बात करी ग्रांट इन एड की, जो मैं अभी आपको पहले भी बता रही थी ना पीछे की ग्रांट, सरकारें जो ग्रांट देती हैं, ये बात सिर्फ हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंस नहीं चली। आप देखिए ये वुड के टाइम से इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उनको ग्रांट दे के चलाएं। तो ये 2-3 काम वुड ने बड़े अच्छे, हाँ जी आगे चलिए सर, तो थोड़े से काम बड़े अच्छे मिस्टर वुड ने किए। और इसके बाद इंपॉर्टेंट कमीशन आया, आते तो बहुत सारे रहे, जो था प्री इंडिपेंडेंस भी एक इन्होंने जो था एबॉट और वुड रिपोर्ट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो प्री इंडिपेंडेंस आई थी, उसमें इन्होंने क्या कहा कि जैसे हमारा जो एजुकेशन हियरार्की आप समझते हैं, जैसे हम फर्स्ट सेकंड क्लासें चलती हैं हमारी एजुकेशन की, है ना, नॉर्मल करिकुलम में चलती हैं, तो उसी तरह से एबॉट वुड ने एक ऐसा रिकमेंडेशन दिया कि अगर वोकेशनल एजुकेशन को हम लाना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो उसके लिए भी एक हियरार्की चाहिए। हियरार्की का मतलब क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी हम क्लास 1, 2, 3 करके हम करिकुलम बनाते हैं और चलाते हैं, तो वो बहुत अच्छा वोकेशनल एजुकेशन का तरीका हमारी सोसाइटी में बन सकता है। नो डाउट, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि कुछ कमीशन ऐसे थे जिनके ऊपर ज्यादा काम नहीं हो पाया, तो एबॉट वुड की भी रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी इन्होंने दी थी, पर अगेन उसके ऊपर अगर काम होता तो आज हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन का काफी आगे स्थान होता। एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो प्री इंडिपेंडेंस बनी, या जो आप देख ही रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग 1902-21 में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आया 1900 में, अगर आपको याद हो थोड़ी सी हिस्ट्री, तो नेशनल सिस्टम एक हमारा शुरू हो गया था, है ना,
जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल वाला काम है वो 1900 से शुरू हो चुका था। कुछ लोग इकट्ठे होने लग गए थे जो फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे थे, जो ये चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए इनके रूल से। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे थे जो इनके जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था वो क्या चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो भी हम ऐसी एजुकेशन अपने लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी अखबारें निकलती थी नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर आधारित थी, ऐसी किताबें, ऐसी एजुकेशन, ताकि जो हमारे इंडियंस हैं उनको ये अवेकनिंग दी जा सके कि हम सबने उठना है, एक्सप्लॉयटेशन में से निकलना है और अपने देश को आजाद कराना है। तो उस टाइम 1900 में दो पैरेलल एजुकेशनें चल रही थी। एक कुछ कुछ ये जो थे आगे हमारे जो लीड करने वाले लोग थे, जैसे हमारे गांधी जी थे, वल्लभ भाई थे, जो और बड़े इस तरह के लोग थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में आगे चल रहे थे। इन्होंने कुछ मिलकर कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन चला रहे थे जहां पर हमारी नेशनल एजुकेशन जो थी वो दी जा सके। दूसरा सिस्टम एट द सेम टाइम जो इनके अंडर चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, वो कौन सी एजुकेशन चाहते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन हो, जो उनके अपने फायदे फुलफिल कर सके। तो दो एजुकेशनें बड़ी पैरेलल तरीके से चल रही थी। तो इसी के अंतर्गत 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में कॉन्फ्रेंस करी थी जिसके अंतर्गत इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया था 1902 में, और यूनिवर्सिटीज के ऊपर कुछ जो थी अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि यूनिवर्सिटीज को कैसे पावर ज्यादा दी जानी चाहिए, क्या काम चलाने चाहिए। पर उस वक्त भी इनका जो ज्यादा लॉर्ड कर्जन, तो आपने अगर नाम सुना होगा, तो वो कुछ काफी हद तक इंडियंस को पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थे? क्योंकि इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था, है ना। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल कराई इसलिए गया था ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स में आपस में जो था डिवीजन हो जाए। हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही पार्टीशन कराया गया था और झगड़ों को बढ़ाने के लिए कराया गया था। तो इसलिए उस पर जैसे करो ना, पर्दा डालने के लिए भी लॉर्ड कर्जन ने कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज ऐसी बना रहे थे कि ताकि लोगों को लगे कि हम एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पर क्योंकि लॉर्ड कर्जन पॉपुलर नहीं थे इंडियंस के साथ, तो इसलिए उन्होंने उनकी पॉलिसी को बड़ा जो था अच्छे तरीके से नहीं लिया। दूसरा इसका नुकसान ये था कि जब इन्होंने ये पॉलिसी बनाई तो उसमें ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया था पॉलिसी बनाने के टाइम पर। इस करके भी ये पॉलिसीज जो थी बड़ी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर एक मैं रेफरेंस खास देना चाहूंगी, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले उस टाइम पर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बड़े आगे थे और इन्होंने पहली बार हिम्मत करी थी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये कहने की, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ना कि एजुकेशन उस टाइम पर पेड थी, सरकारी एजुकेशन कर पर भी पैसे लगते थे, फ्री नहीं थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अंडर हिम्मत करी थी ये बिल लाने की कि इंडियंस को फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। जबकि ये बिल पास नहीं हो पाया था इनकी पार्लियामेंट में, पर फिर भी कम से कम उसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि कम से कम लोगों में ऐसी एक अवेकनिंग आ गई कि ये सरकार की ड्यूटी बनती है फ्री बेसिक एजुकेशन सबको फ्री प्रोवाइड कराना। इसी टाइम पर प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे एक और एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट जो बताने वाली क्या थी, जो वारधा स्कीम थी दी थी अपना महात्मा गांधी जी ने। इनका भी वारधा स्कीम अगर आपने सुना हो, वारधा स्कीम में क्या था, इन्होंने भी स्किल के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंस दी थी कि हमें बजाय सिर्फ इनको थ्योरी एजुकेशन एकेडमिक पढ़ाने की बजाय बच्चों को कोई स्किल सिखाना चाहिए कि स्किल के ऊपर बेस्ड जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, तो वारधा स्कीम भी में भी बहुत सारी चीजें, बच्चा उसमें पर एक स्किल, जैसे उसने सपोज एग्रीकल्चर लेना तो वो सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर के आधार पर ही चुनता था अपने। पर वो भी स्कीम, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को लगा कि हमारे बच्चों को बड़े कामगर बनाया जा रहा है, हम उनको लोगों को सबको, जैसे आज भी सबको लगता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश एजुकेशन लें, हाथ से काम करना अच्छा नहीं लगता, व्हाइट कॉलर जॉब्स लें। तो उस टाइम के पेरेंट्स को भी ऐसी वो रिक्वायरमेंट्स थी, एस्पिरेशंस थी, तो इस करके सिस्टम जो था वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। चलिए सर, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिलेंगे आगे, मैं इनको थोड़ा सा शायद, हाँ जी, अगर आप इसको थोड़ा आगे देखेंगे तो शायद पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाँ जी थोड़ा सा आगे चले सर, तो शायद पोस्ट इंडिपेंडेंस इसमें मिल जाएगा। ये तो था हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की मैंने आपको बात बताई। हाँ जी, थोड़ा और आगे चले सर। तो जहां पर था कि ये हम इंडिपेंडेंट 47 में हुए हैं, 44 में था सार्जेंट रिपोर्ट आई, मिस्टर जॉन सार्जेंट थे जिन्होंने वहां पर, इन्होंने भी प्री इंडिपेंडेंस टाइम पर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन की बात इंडियंस के लिए करी। अब 47 में हम इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमारा क्या हालात थे आपको पता है ना, पार्टीशन हो चुका था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, बड़े दुखी लोग हो चुके थे। तो उस वक्त ऐसा समझा गया कि अगर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन अच्छी बना दें, ये आपके ये आ गया जो, हाँ जी एक मिनट सर यहाँ पर रुके, जो मैं वारधा स्कीम बता रही थी आपको, नई तालीम, या पेज नंबर चाहे नोट कर ले 16 है। ये जो वारधा स्कीम महात्मा गांधी की बताई, इसको नई तालीम का नाम भी दिया गया, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन से भी के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो आगे सर चले, अब हम बात कर रहे हैं
पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सबसे पहले कमीशन बना वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो 48 में बना, जो बनाया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखने के लिए। ठीक है, वो था कि इन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन इसके चेयरमैन बने, और इन्होंने अब सर आप नेक्स्ट पर आ जाएं, 6 पर, उसमें आ जाएगा आफ्टर, अगले उसमें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली चीज, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जिसके चेयरमैन बने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के, इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या क्या सुधार होने चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम सुधार होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स ज्यादा ब्रॉड होने चाहिए, जैसे उसमें डाइवर्सिफिकेशन पहले इतनी नहीं होती थी, है ना, कि उसमें साइंसेज, आर्ट्स, कॉमर्स डिफरेंट तरीके से, 6th यूनिट में आप देख लें ये सारी चीजें आएंगी। पर जो सबसे बड़ी बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस कमीशन में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कही, वो क्या थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला सर निकाल लें। इन्होंने क्या देखा कि चाहे, हाँ जी ये बस ये आ गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बिल्कुल ठीक है, ये 48 49 की बात मैं आपसे कर रही हूँ कि 48 में ये कमीशन बना था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इन्होंने सारी रिकमेंडेशंस, आप जैसे आप, हाँ जी थोड़ा आगे चलें सर, सारी रिकमेंडेशंस ये उसके लिए दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज के लिए कि हमारे टीचिंग स्टाफ कैसा चाहिए, करिकुलम कैसा चाहिए, कोर्सेज ऑफ स्टडीज क्या होने चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए, ये सारी रिकमेंडेशंस इन्होंने दी। एग्जामिनेशन की रिफॉर्म्स की बात करी, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने कही वो क्या इन्होंने पाया कि नो डाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अच्छा होना जरूरी है, पर सेम टाइम पर खास ध्यान जो देना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट इनका आता है जो उन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन इज अवर वीकेस्ट लिंक। सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी होती है, 9वीं 10वीं क्लास की जो पढ़ाई है। क्या कहा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, आगे चलते जाएं सर, सेकेंडरी एजुकेशन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा, अगर 9वीं 10वीं की एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होती, वहां पर अगर हमारे पास, हाँ जी यहीं रुक जाए सर, अगर वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट की वैरायटी नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है साइंस वगैरह स्ट्रीम्स में, बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा जरूरत हमें सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए जो हमारा अगला कमीशन आया, वो आया हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये आपने देखा कि जितने भी कमीशन बनते हैं ये उनके नाम से बनते हैं जो इसके चेयरमैन होते हैं। तो मिस्टर मुडालियर इसके चेयरमैन थे, तो इसलिए इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुडालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अब कमीशन को में एक समझने वाली बात ये भी है कि कमीशन ऐसे नहीं होता कि वो किसी 4 दीवारों के अंदर बैठ के और 4 लोग आपस में सलाह करके कुछ रिकमेंडेशंस दे देते हैं कि एजुकेशन को ऐसे ही ऐसे कर दिया जाए। किसी भी कमीशन को रिकमेंडेशंस देने के लिए बहुत सारा ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। जिसके बारे में रिकमेंडेशंस देनी होती है, वहां जाकर सर्वेस किए जाते हैं, लोगों से बातचीत करी जाती है, प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, और उनके आधार पर फिर जो उनके पास डाटा इकट्ठा होकर आता है उसके आधार पर ये पॉलिसीज बनाई जाती है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी बहुत अच्छा काम किया, और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बड़ी डिटेल्ड रिकमेंडेशन जैसे आपके सामने आ रही हैं, ये सारी रिकमेंडेशंस दी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्लासों की डिवीजन कैसी होनी चाहिए। जैसे कैसी बात करिए कि 5 साल प्राइमरी तक, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न का फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ें क्या लिखा है, सेकेंडरी एजुकेशन शुड कमेंस आफ्टर 4 और 5 years पीरियड ऑफ प्राइमरी, और जूनियर बेसिक एजुकेशन शुड इंक्लूड द मिडिल और सीनियर बेसिक एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी ऑफ 4 years। वही बात हो गई ना, क्या कहा कि 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन, जिसको जूनियर, बस जी हाँ जी रुकें, जूनियर बेसिक का नाम भी दिया है। उसके बाद मिडल की, जैसे आप 8वीं कहते हो, 5 के बाद मिडल की 3 क्लासें पढ़ते हैं, 6 7 8, और उसके बाद 12वीं तक 4 क्लासें। यही बात देखिए आप 52 53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कही थी कि पहले 5 क्लासें प्राइमरी तक, फिर मिडल तक 3 क्लासें, और फिर हायर सेकेंडरी की 4 क्लासें। इस तरीके से इन्होंने डिटेल्ड रिकमेंडेशंस दी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पर सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी। तो ये सारी काफी अच्छी रिकमेंडेशंस थी और इसके ऊपर काम भी हुआ। और इसके बाद जो अगला कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंट बना वो था हमारा जो कोठारी कमीशन। आगे चले सर, कोठारी कमीशन, या जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के भी नाम से जानते हैं, 64 66 में ये बना। अब समझने की बात इसमें क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना जिसने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशंस दी, और जो कोठारी कमीशन ये इंडियन एजुकेशन कमीशन बना, इसने इंडियन एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में रिकमेंडेशंस दी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इंडियन एजुकेशन कमीशन की थी, उसने क्या कहा मिस्टर कोठारी ने
कि आपको ये पता होगा कि जो एजुकेशन है वो अभी आज हमारी स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट पर आता है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो जो एजुकेशन हमारा था वो स्टेट लिस्ट पर था। आपको पता है ना 3 तरह की स्टेट्स की लिस्टें होती हैं, सरकार जो काम करता है। एक लिस्ट 1 होती है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 होती है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 होती है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 का मतलब होता है वो सारे काम जो सेंट्रल या यूनियन देखती है, लिस्ट 2 के वो काम जो स्टेट्स देखती हैं, और लिस्ट 3 के वो सारे काम जो, बस मैं 5 मिनट में कंक्लूड कर दूंगी, चाहे आप रहने दें कोई बात नहीं। और लिस्ट 3 के वो काम जो कॉन्करेंट लिस्ट पर होते हैं, वो काम जो दोनों देखते हैं। तो जो ये उस वक्त, क्योंकि स्टेट लिस्ट पर होने के फायदे नुकसान भी होते हैं लोगों को, सेंटर लिस्ट पर होने के भी होते हैं, तो एजुकेशन ये समझा जाता है कि अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट पर हो तो स्टेट और सेंटर दोनों को फायदा रहता है। ये कोठारी ने रिकमेंड किया था 64 में कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट पर होना चाहिए। उन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर 1976 में 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जिसके साथ एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट पर ला दिया गया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी। मेरे ख्याल आज के लिए काफी है, इतने देर में आवाज भी हमारी वो देगी। सर अगर आप इनका वॉल्यूम कर दें तो अगर ये कुछ पूछना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको करके चर्चा कर सकते हैं आप। कोई सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। जो कमीशन हमने प्री इंडिपेंडेंस कहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस कहा, प्रोविजंस कहे, इसका अगला हिस्सा हम कल की क्लास में करेंगे। पर जो आज का अभी तक हमने किया, इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। कुछ कमेंट करना चाहें? चलो ठीक है मैम। ठीक है जी, नहीं पूछना चाह रहे? ठीक है जी, थैंक यू सर मैम। कंक्लूड कर दें। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।